हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में आज हम लोग चर्चा करेंगे 11 और 12 जून 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चूंकि जो पिछली करंट अफेयर की क्लास हमारी उसमें देखा जाए हम लोगों ने यूपी स्पेशल और बिहार स्पेशल, जो आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि बिहार स्पेशल की सीरीज स्टार्ट कीजिए, तो बिहार स्पेशल की सीरीज स्टार्ट हो गई है। और उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था बिहार स्पेशल जुलाई 2025 का, साथ ही साथ में जो मई 2026 के यूपी स्पेशल करंट अफेयर है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए गए। उसकी क्लास पीडीएफ अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी। और आज अपने इस क्लास में हम लोग 11 और 12 जून 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखते हैं। जो भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद 13 और 14 तारीख का वीडियो आएगा और कल आपको देखा जाए 15 और 16 का कंपाइल वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ में बिहार स्पेशल का जो अगस्त महीने का करंट अफेयर है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, एक एक कर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना है, इसके जो मानक है वो निर्धारित कर दिए गए हैं। तो उस पर देख लीजिए, एक पॉइंट हम चर्चा कर लेते हैं। लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, यहां पर देखा जाए ये बजटीय योजना है, बजटीय प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, बजटीय प्रावधान था। तो बजटीय योजनाएं जो होती है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती हैं और ये आपके मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ जो महिला शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से, बालिका शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है उस योजना के अंतर्गत भी देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना शुरू की है। यहां पर देखा जाए योजना के तहत प्रथम वर्ष की स्नातक छात्राओं जिन्होंने 80% या उससे अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं उनको निःशुल्क दोपहिया वाहन अर्थात स्कूटी प्रदान किए जाएंगे। चर्चा करें, यह योजना राज्य के विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत लगभग 60,000 छात्राओं को लाभान्वित करेगी। ठीक है, देखा जाए योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्त वर्ष 2026-27 का जो बजट था उसमें 400 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया था, जिसका उद्देश्य महिला शिक्षा एवं गतिशीलता को बढ़ावा देना था। ठीक है, तो बजटीय प्रावधान था। इससे संबंधित पॉइंट देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रकाशित हुई थी और वहीं से देखा जाए इस योजना के बारे में जो पॉइंट्स थे वो आपके लिए यहां पर कंक्लूड किए गए हैं। आगे देखते हैं, असम और नागालैंड के बीच में ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। असम नागालैंड के बीच में ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। तो यहां पर जो तीसरा पक्ष है वो तीसरा पक्ष कौन सा है? तीसरा पक्ष है केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ठीक है, तो यहां पर चर्चा करें 11 जून 2026 को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, साथ ही साथ असम सरकार और नागालैंड सरकार के बीच में एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता संपन्न हुआ है। समझौते का उद्देश्य असम नागालैंड सीमा के विवादित जो क्षेत्र पट्टी है यहां पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की संयुक्त खोज उत्पादन को बढ़ावा देना है। यानी कि जो असम और नागालैंड का जो क्षेत्र है वहां पर देखा जाए जो विवादित क्षेत्र है दोनों की सीमाओं को लेकर, कि असम क्लेम करता है हमारी सीमा है, नागालैंड क्लेम करता है कि हमारी सीमा है, तो वहां पर क्या हुआ कि दोनों लोग संयुक्त रूप से देखा जाए वहां पर जो प्राकृतिक गैस है उसका खनन और जो उत्पादन है उसको बढ़ावा दिया जा सके। इसी वजह से प्राकृतिक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो है इसने मिलकर असम और नागालैंड के बीच में त्रिपक्षीय ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन कंक्लूड करा है। यहां पर चर्चा करें, इस पहल के तहत लगभग दोनों राज्यों की सीमा से लगे 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में ऊर्जा संसाधनों का दोहन किया जाएगा। यह समझौता भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने, घरेलू उत्पादन को बढ़ाने तथा आयातित ऊर्जा पर निर्भरता को कम करने में सहायक भी होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। भारतीय सेना को कामिकाजे ड्रोन मिले हैं। जो कामिकाजे ड्रोन है यहां पर देखा जाए भारतीय सेना को मिल गए हैं। चर्चा करें, 12 जून 2026 को स्वदेशी रक्षा कंपनी SMPP ने भारतीय सेना को 106 कामिकाजे ड्रोन सौंपे हैं, जिनमें देखा जाए 100 परिचालन और 6 प्रशिक्षण ड्रोन शामिल हैं। चर्चा करें, पीस कीपर अग्निवेग नामक ये टॉर्बेजेट संचालित ड्रोन लगभग 180 किलोमीटर मारक क्षमता तथा 405 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार रखते हैं। और बेसिकली देखा जाए तो इनको जो ये ड्रोन होते हैं ना, कामिकाजे ड्रोन, इनको आत्मघाती ड्रोन कहा जाता है। आत्मघाती ड्रोन इनको कहा जाता है। देखा जाए तो ये ड्रोन जैमिंग और स्पूफिंग जैसी इलेक्ट्रिक युद्ध तकनीकों के प्रभाव से सुरक्षित रहते हुए रणनीतिक लक्ष्यों पर सटीक प्रहार कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए लाइटरिंग म्यूनिशन श्रेणी के ये जो ड्रोन है ये लक्ष्य पर हमला करते समय स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं और भारतीय सेना की स्वदेशी रक्षा क्षमता को सुदृढ़ करते हैं। ठीक, जब स्वयं नष्ट हो जाते हैं तो इनको आत्मघाती ड्रोन कहा जाता है। इसी वजह से कामिकाजे ड्रोन जो होते हैं इनको आत्मघाती ड्रोन इसीलिए कहा जाता है। आगे चर्चा करें, रुद्र गौरव श्रेष्ठ तुर्की में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। ठीक है,
तुर्की में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? परीक्षा में डायरेक्टली आपसे सवाल पूछा जाए तो एक पॉइंट में याद रखिएगा, यहां पर रुद्र गौरव श्रेष्ठ बने हैं। चर्चा करें 11 जून 2026 को विदेश मंत्रालय ने वरिष्ठ राजनयिक रुद्र गौरव श्रेष्ठ को तुर्की में, अब तुर्की को देखा जाए तुर्की भी कहा जाए, तुर्की इसका ऑफिशियल नाम हो गया है, ठीक है, तुर्की। यहां पर देखा जाए तुर्की में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रुद्र गौरव श्रेष्ठ 2023 से ईरान में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। अपने राजनयिक करियर में उन्होंने फ्रांस, मॉरिशस, अफगानिस्तान, सिंगापुर, भूटान में विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्व निभाए हैं। वे 2016 से 2019 के दौरान मोजाम्बिक में भारत के उच्चायुक्त तथा 2020 से 2023 तक प्रधानमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। ठीक है, आगे चर्चा करें। भारत फिलिस्तीन शरणार्थियों को $2.5 मिलियन सहायता देगा। ठीक, जो फिलिस्तीन शरणार्थी हैं उनको देखा जाए भारत के द्वारा $2.5 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। चर्चा करते हैं 11 जून 2026 को भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों को सहायता हेतु $2.5 मिलियन की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। देखा जाए तो यह सहायता संयुक्त राष्ट्र निकट पूर्व फिलिस्तीन शरणार्थी राहत एवं कार्य एजेंसी को प्रदान की जाएगी। यानी कि डायरेक्टली देखा जाए तो फिलिस्तीन को नहीं प्रदान की जाएगी, यह प्रदान किसको किया जाएगा, वहां पर देखा जाए फिलिस्तीन में जो कार्यरत यूएन की शाखा है उसको प्रदान किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र निकट पूर्व फिलिस्तीन शरणार्थी राहत एवं कार्य एजेंसी, जो फिलिस्तीन में राहत कार्य के लिए यूएन की एजेंसी कार्य करती है, उसको देखा जाए ये ह्यूमैनिटेरियन एड प्रदान किया जाएगा $2.5 मिलियन का। चर्चा करें, यहां पर बात करते हैं UNRWA गाजा, वेस्ट बैंक, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया में रह रहे फिलिस्तीनी शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत, सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराती है। ठीक है, भारत ने इस सहायता को 2 स्टेट सॉल्यूशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का हिस्सा बताया है, जिसमें इजराइल की सुरक्षा और फिलिस्तीन को वैध आकांक्षाओं दोनों का समर्थन सम्मिलित है। यानी कि भारत जो है ये 2 स्टेट सॉल्यूशन मानता है कि इजराइल भी होना चाहिए और फिलिस्तीन भी होना चाहिए। आगे चर्चा करते हैं, 23वां फीफा पुरुष विश्व कप शुरू हो गया है। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया है। यहां पर बात करते हैं 23वां फीफा पुरुष विश्व कप 11 जून 2026 से प्रारंभ हुआ। ठीक, यहां पर देखा जाए इसका उद्घाटन मैच कहां पर खेला गया, मैक्सिको सिटी में खेला गया। किसके किसके बीच में, दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको के बीच में। जो फीफा वर्ल्ड कप है 23वां, इसका प्रारंभ हो चुका है और जो शुरुआती मैच था, उद्घाटन मैच था, ये कहां पर खेला गया था, मैक्सिको सिटी में खेला गया था। 11 जून का डेट याद रखिएगा, क्योंकि फुटबॉल देखा जाए फुटबॉल का महाकुंभ है और इससे संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में एकदम मैक्सिमम चांस है कि पूछे ही जाए। ठीक है, चर्चा करते हैं तो यह टूर्नामेंट 11 जून से 20 जुलाई 2026 तक संचालित किया जाएगा। कहां कहां पर होगा तो याद रखिएगा, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। इस बार पहली बार है कि 3 देशों के द्वारा इसकी मेजबानी की जा रही है। ठीक, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको के द्वारा मेजबानी की जा रही है। फीफा विश्व कप के इतिहास में यह पहली बार है कि 3 देश संयुक्त रूप से मेजबानी कर रहे हैं तथा 48 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिनके बीच में 104 मैच खेले जाएंगे। चर्चा करें, कोबो वर्डी, क्यूरिसाओ, जॉर्डन और उज्बेकिस्तान पहली बार विश्व कप में भाग ले रहे हैं। और याद रखिए कि जो 2022 का विश्व कप था, फीफा विश्व कप, वहां पर विजेता कौन था, अर्जेंटीना वहां पर विजेता था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वायुसेना का C-295 का सफल परीक्षण टेस्टिंग यहां पर की गई है, सफल टेस्टिंग की गई है। ठीक, यहां पर देखा जाए 295 10 जून 2026 को भारतीय वायुसेना ने T-295 सैन्य परिवहन विमान का सफल परीक्षण किया है, जिसमें विमान के सभी निर्धारक मानक पूरे किए हैं। यहां पर देखा जाए C-295 एक मध्यम सामरिक सैन्य परिवहन वाहन है, जो भारतीय वायुसेना के पुराने एवरो 748 विमानों को स्थान लेगा। यहां पर चर्चा करें, यह ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप विमान एक बार में 70 सैनिक, 48 पैराट्रूपर और 24 मेडिकल स्ट्रक्चर ले जाने में सक्षम है। यहां बात करें, सितंबर 2021 में भारत ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 C-295 विमान खरीद हेतु 21,935 करोड़ रुपए का समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया था, जिनमें से शेष विमान वडोदरा में निर्मित किए जाएंगे। ठीक है, यहां पर चर्चा करें, जो 56 विमान बनने थे उनमें से जो शेष विमान है वडोदरा में बनाए जाएंगे। आगे चर्चा करते हैं, सृष्टि किरण अंडर 13 नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन गई है। ठीक है, सृष्टि किरण जो है ये अंडर 13 नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बनी है। चर्चा करते हैं, 10 जून 2026 को भारतीय टेनिस खिलाड़ी सृष्टि, ठीक है, सृष्टि किरण ने अंडर 13 टेनिस रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने लगातार
5 ITF जूनियर सर्किट खिताब जीतने के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। सृष्टि ने मात्र 4 वर्ष की आयु में कर्नाटक स्टेट लॉन टेनिस एसोसिएशन के साथ टेनिस खेलना प्रारंभ किया था। वे 2024 में अखिल भारतीय टेनिस संघ अंडर 10 चैंपियनशिप जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी तथा उसी वर्ष देखा जाए अंडर 12 अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। आगे चर्चा करते हैं, अगली खबर कौन सी है। रिलायंस और मेटा भारत में पहला AI डेटा सेंटर बनाएंगे। ठीक है, रिलायंस और मेटा यानी कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा, ये भारत का पहला AI डेटा सेंटर यहां पर बनाया जाएगा। चर्चा करते हैं भारत का पहला AI डेटा सेंटर। AI डेटा सेंटर तो बहुत से बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये खास क्यों हो जाता है आगे हम चर्चा करेंगे। 10 जून 2026 को रिलायंस इंडस्ट्रीज और मेटा ने गुजरात के जामनगर में AI डेटा सेंटर स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन हस्तांतरित किया है। चर्चा करें तो यह मेटा का भारत में पहला AI डेटा सेंटर होगा, यानी कि भारत में बनने वाला, मतलब AI मेटा का बनने वाला भारत में पहला डेटा सेंटर है ये, जिसकी क्षमता 168 मेगावाट की होगी और अगले 2 वर्षों में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यहां पर बात करें, डेटा सेंटर नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होगा तथा शीतलन के लिए विलवणीकृत समुद्री जल का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। यह भारत का पहला बिल्ड टू सूट AI डेटा सेंटर होगा जो देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अवसंरचना, पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो इस वजह से देखा जाए ये भारत का पहला बिल्ड टू सूट AI डेटा सेंटर है, इसी वजह से इसको बताया जा रहा है ये भारत का पहला AI डेटा सेंटर। मेटा अपना भारत का पहला AI डेटा सेंटर बनाने जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, विश्व बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस है ये कब मनाया जाता है, 12 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस प्रतिवर्ष 12 जून को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बाल श्रम उन्मूलन के लिए वैश्विक जागरूकता तथा सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना है। यह दिवस सरकारों, नियोक्ताओं, श्रमिक संगठनों, व्यवसायों और नागरिक समाज को बाल श्रम समाप्त करने के प्रयासों को तेज करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। आगे चर्चा करें, विश्व स्तर पर अब भी लगभग 13.8 करोड़ बच्चे बाल श्रम में संलग्न हैं, जिनमें से 5.4 करोड़ बच्चे खतरनाक कार्यों में लगे हुए हैं। वर्ष 2026 का थीम क्या है? रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर। ठीक है, ये थीम याद रखिएगा, रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट, ये इसका थीम है। इस थीम को याद रखिएगा, और रेड कार्ड फॉर चाइल्ड लेबर। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। भारत में स्थापित होंगे 3 विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर। अब ये 3 विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर कौन कौन से स्थापित, मतलब कौन कौन से, कहां कहां स्थापित होंगे, चर्चा करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल मुंबई में अपना इंटरप्राइज कैंपस स्थापित करेगा, जहां इमर्सिव आर्ट्स, वित्त, डेटा साइंस, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, उद्यमिता एवं नवाचार से संबंधित कार्यों ये कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। वहीं पर चर्चा करें, जो यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क है ये मुंबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, वित्तीय, व्यवसाय, अर्थशास्त्र, रचनात्मक उद्योग से जुड़े कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। वहीं पर चर्चा करें, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ये बेंगलुरु के मान्यता बिजनेस पार्क में 23 अगस्त से अपना परिसर प्रारंभ करेगा। ठीक है, चर्चा करते हैं। इन परिसरों का उद्देश्य भारत में वैश्विक उच्च शिक्षा, अनुसंधान, सहयोग, कौशल विकास और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना है। आगे चर्चा करें, वाराणसी बना ईज कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर। ठीक है, ईज कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन सा बन गया है? वाराणसी बना है। चर्चा करते हैं, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने घोषणा की है कि वाराणसी अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए ईजी कनेक्ट मॉडल से जुड़ने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। यहां पर देखा जाए, इस व्यवस्था के तहत यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले ही आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकेगा। ठीक है, यह पहल भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय यात्रा को अधिक सुगम और निर्बाध बनाना है। चर्चा करें, इजी कनेक्ट मॉडल भारत को वैश्विक विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने तथा महानगरों से आगे विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मतलब क्या है इस इजी कनेक्ट मॉडल का, कि जैसे आप वाराणसी से दिल्ली जाने वाले हैं और बेसिकली आपको जाना है यूएसए, और दिल्ली जब आप पहुंचते हैं इंदिरा गांधी हवाई अड्डे से आपको उड़ान भरनी है, उसके पहले ही जो आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं हैं, जैसे ही आप बनारस में प्लेन पर बैठे उसके बाद ही आपकी औपचारिकताएं दिल्ली पहुंचते पहुंचते पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, और दिल्ली पहुंचने के बाद आपकी फ्लाइट है, वहां पर आपको कोई वेट नहीं करना है, तुरंत आपकी दूसरी फ्लाइट लगी हुई है, अपनी दूसरी फ्लाइट में बैठिए और आसानी से टेक ऑफ करिए। यही मॉडल है इजी कनेक्ट मॉडल, और इसके तहत देखा जाए पहला शहर कौन सा बन गया, तो वाराणसी बन गया। कि वाराणसी में जैसे ही आप जाएंगे, वाराणसी में आप फ्लाइट में बैठते हैं, आपका कार्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं वहीं से पूरी करनी
स्टार्ट कर दी जाती है। दिल्ली पहुंचते पहुंचते आपकी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं और आप आसानी से अपनी यात्रा कर सकते हैं। आगे देखते हैं, विनियम प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये जो विनियम प्रणाली है इसका उद्घाटन किया गया है, चर्चा करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनियम का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य सीमा पार माल एवं यात्रियों की आवाजाही को डिजिटल और सुव्यवस्थित बनाना है। यहां पर देखा जाए, यह एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो भूमि बंदरगाहों पर रसद और नियामकीय सूचनाओं को सुरक्षित वास्तविक समय में आदान प्रदान में सक्षम बनाता है। आगे चर्चा करते हैं, विनियम प्रणाली से भूमि बंदरगाहों को हवाई अड्डों और समुद्री बंदरगाहों की डिजिटल प्रणालियों के समकक्ष विकसित करने में सहायता मिलेगी। यहां पर देखा जाए, यह पहल व्यापार सुगमता, सीमा प्रबंधन, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, विनियम प्रणाली आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनियम का उद्घाटन किया गया है। बेसिकली देखा जाए तो यह भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली है। ठीक, परीक्षा पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा विनियम प्रणाली किससे संबंधित है, तो यह भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली है। चलिए अगली खबर क्या है, असम सरकार और यूरोपीय संघ ने ब्लू वैली क्लस्टर का शुभारंभ किया है। यह ब्लू वैली क्लस्टर क्या है, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो असम सरकार और यूरोपीय संघ ने गुवाहाटी में ब्लू वैली क्लस्टर का शुभारंभ किया है, जो फ्लेवर, सुगंध और आयुष क्षेत्र पर केंद्रित है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो इस पहल का उद्देश्य असम, पूर्वोत्तर भारत और यूरोप के बीच में सतत मूल्य श्रृंखलाओं, नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर असम औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड तथा फेडरेशन ऑफ यूरोपियन बिजनेस इन इंडिया के बीच में निवेश और ज्ञान साझेदारी हेतु एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। ब्लू वैली क्लस्टर से किसानों, स्वयं सहायता समूहों, स्टार्टअप्स, उद्योगों को वैश्विक बाजार से जोड़ते हुए रोजगार, उद्यमिता और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है। आगे चर्चा करते हैं, 114वें अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है, देखते हैं। श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं उद्यम राज्य मंत्री शोभा करंदजाले ने 9 जून 2026 को जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित 114वें अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, ठीक है, तो यहां पर देखा जाए इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हुई थी, आईएलसी की जो आयोजित किया गया था, इसका जो कहां पर किया गया था, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। एग्जाम में क्या पूछ सकता है, एग्जाम में जो अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन है आपसे पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम का पीवाईक्यू है। इवन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जोड़कर इसके सवाल पूछे गए आपसे परीक्षा में। ठीक, आपको याद रखना है कि इस बार जो आयोजित किया गया था 9 जून 2026 को 114वां संस्करण था अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का। इसका कहां पर, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में किया गया था। देखा जाए, उन्होंने सम्मेलन में समावेशी विकास, लैंगिक समानता तथा सामाजिक संवाद के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। आगे चर्चा करें, सम्मेलन के दौरान उनकी नेपाल युवा श्रम एवं रोजगार मंत्री रामजी यादव के साथ द्विपक्षीय बैठक भी आयोजित की गई थी। दोनों देशों ने कौशल विकास, श्रम गतिशीलता और डिजिटल प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए श्रमिकों के कल्याण हेतु साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा भी की है। चलिए आगे देखते हैं, आर्टेमिस 3 मिशन के लिए दल सदस्यों की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, कौन कौन से यहां पर देखा जाए सदस्य आर्टेमिस 3 मिशन में सम्मिलित होंगे, उनके नामों की घोषणा की गई है। नासा ने अगले वर्ष के अंत में प्रस्तावित आर्टेमिस 3 मिशन के लिए 4 सदस्यीय अंतरिक्ष यात्री दल की घोषणा की है। देखा जाए तो मिशन दल में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री रैंडी ब्रेसनिक, आंद्रे डगलस, फ्रैंक रूबियो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के इतालवी अंतरिक्ष यात्री लूका परमिटानो, ठीक है, लूका परमिटानो सम्मिलित है। ये 4 नाम यहां पर बताए गए हैं, रैंडी ब्रेसनिक, आंद्रे डगलस, फ्रैंक रूबियो और लूका परमिटानो। ठीक, ये 4 अंतरिक्ष यात्री हैं जो आर्टेमिस 3 मिशन के लिए जाएंगे। आगे चर्चा करते हैं, इस मिशन में पहली बार स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन के चंद्र लैंडर यानों की कक्ष में परीक्षण और जटिल डॉकिंग प्रदर्शन किया जाएगा। रैंडी ब्रेसनिक मिशन कमांडर हैं, लूका परमिटानो पायलट, आंद्रे डगलस और फ्रैंक रूबियो मिशन विशेषज्ञ के रूप में कार्य करेंगे। यानी कि जो मिशन कमांडर आर्टेमिस 3 मिशन होगा, इसका मिशन कमांडर कौन होंगे, रैंडी ब्रेसनिक होंगे। वहीं पर लूका परमिटानो क्या होंगे, ये पायलट होंगे, मेन पायलट लूका परमिटानो होंगे, जो बेसिकली देखा जाए एक इतालवी अंतरिक्ष यात्री है, यानी कि इटालियन अंतरिक्ष यात्री है। चलिए अब आते हैं, कुछ प्रश्न है इनके बारे में, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहला प्रश्न है कि लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। क्वेश्चन नंबर 2 है, असम और नागालैंड के बीच में त्रिपक्षीय समझौता किस क्षेत्र में संयुक्त खोज और उत्पादन के लिए किया गया है, कोयला, सोना, कच्चा तेल एवं प्राकृतिक गैस, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 3 है,
भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों की सहायता हेतु कितनी वित्तीय सहायता की घोषणा की है? 1 मिलियन, 2 मिलियन, 2.5 मिलियन या 5 मिलियन? क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडर 13 टेनिस रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? अंकिता रैना, सानिया मिर्जा, सृष्टि किरण या वैदेही चौधरी? और पांचवा प्रश्न है, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 2026 का थीम क्या है? एंडिंग चाइल्ड लेबर नाउ, चिल्ड्रन फर्स्ट, रेड कार्ड टू चिल्ड्रन लेबर या सेफ चाइल्डहुड फॉर ऑल? तो ये है 5 प्रश्न जो आपके 11 और 12 जून 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, उनसे पूछे गए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके बाद आपको अगला वीडियो मिलेगा जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे 13 और 14 तारीख के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और उसके बाद आपको बिहार स्पेशल अगस्त महीने का। ठीक, और हमारा प्रयास है कि जून महीना समाप्त होते होते आपका पूरा बिहार स्पेशल का जो करंट अफेयर है उसको कंप्लीट कर दिया जाए। कुछ आपकी स्पेशल क्लासेस बिहार स्पेशल की भी ली जाए, जिनसे आपकी तैयारी एक दिशा में तैयारी की जो दिशा है वो और ज्यादा सटीक और परीक्षान्मुख बन सके, जिससे आप अपनी परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित हो सके। ठीक है, तो प्रयास रहेगा कि इस महीने के एंड तक पूरा का पूरा बिहार स्पेशल खत्म कर दिया जाए। डेली हम लोग क्लास इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि डेली क्लास आने के बाद जो हमारा डेली करंट अफेयर की क्लास होगा वो स्किप हो जाएगा। तो हम लोग प्रयास ये रहेगा कि एक दिन करंट अफेयर की क्लास जिसमें 2 दिन का करंट अफेयर कवर करेंगे, और उसके बाद बिहार स्पेशल, ऐसे कवर करते हुए हम लोग डेली आगे बढ़ेंगे। और जहां हमको मौका मिला वहां पे हम लोग 2 वीडियो के माध्यम से चीजों को कवर करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते ही पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।